नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ऑफलाइन के बाद एसआर कोचिंग आ गई है, ऑनलाइन भी आ गई है। हम प्रयास करते हैं कि आपको ऑनलाइन जिस माध्यम से, जिस संचार के माध्यम से कैसे भी आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को पढ़ाया जाए, समझाया जाए। तो ऑफलाइन के बाद एक बार फिर से आपके बीच में हम ऑनलाइन में भी आ रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का इतिहास क्या है, क्या कैसे भारतीय संविधान, जो हमारे जो वनडे एग्जाम्स हैं उसमें अक्सर प्रश्न आते हैं, भारतीय संविधान से संबंधित सवाल आते हैं कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, सदस्यों की संख्या क्या थी, कौन इसका प्रथम अध्यक्ष था, इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसको हम बिल्कुल जड़ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से भारतीय संविधान की उत्पत्ति हुई। भारतीय संविधान केवल एक बहुत बड़ा वट वृक्ष की तरह है। आप इसको समझिए कि ये एक ऐसा है कि ये एक बहुत बड़े प्रकाश पुंज की भांति है, और इसका जो विस्तार है वो एक दो दिनों में नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसका विस्तार भारत में जब अंग्रेजी शासन का प्रारंभ हुआ, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभ हुआ 1600 लेकर से इसकी प्रारंभ हुआ है। भारतीय इतिहास का इसकी शुरुआत हुई है 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई व्यापार के उद्देश्य से, और तब से लेकर के इसकी इतिश्री होती है 1950 में, जब हमारा देश एक गणतंत्र राज्य बनता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों हम। भारत का संवैधानिक इतिहास टॉपिक हमने लिखा है, बोर्ड पे लिखा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए। भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है। तो भारत का संवैधानिक इतिहास स्टार्ट होता है 1600 ईस्वी का राजलेख। 1600 ईस्वी में, वर्ष 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, और उस कंपनी को 15 वर्षों की व्यापार की अनुमति दे करके भेजा भारत व्यापार के उद्देश्य से। इस ईस्ट इंडिया कंपनी में एक गवर्नर के साथ 24 सदस्य थे, और एक गवर्नर और प्लस 24 सदस्यों की जो पूरी कमेटी थी, इसको कहा गया गवर्नर एवं उसकी परिषद कहा गया। और ये गवर्नर और उसकी परिषद 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने का लाइसेंस लेकर भारत भेजा गया था इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा, ठीक है। इसके बाद लगातार अपना अभ्यास चलता रहा, व्यापार चलता रहा। फिर से एक दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है 1726 का राजलेख। इसमें हम इंपॉर्टेंट डेट्स को ही कंसीडर कर रहे हैं, उन डेटों को मैं लिया जा रहा है जिनके प्रश्न, जो ऐसे परिवर्तन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दूसरी डेट है 1726 का राजलेख। इन 126 वर्षों में क्या हुआ, भारत में अलग अलग प्रेसिडेंसीज की स्थापना कर ली। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरी बम्बई प्रेसिडेंसी। तो 1726 में क्या हुआ था, जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर हुए थे, इन प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधि बनाने की अधिकार या विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई, विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। तो कब पूछा गया कि प्रेसिडेंट के गवर्नर को विधि बनाने की शक्ति कब प्राप्त हुई, तो जो हमारा जो प्रेसिडेंसी का गवर्नर था वो अपने अधिकार क्षेत्र में नियम कानून बना सकता था 1726 के राजलेख के माध्यम से। तीसरा इंपॉर्टेंट परिवर्तन होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार लिखित संविधान आया भारत में। कहने का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण, इंग्लैंड की संसद का संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया। यहाँ पर तो 1773 में पहली बार एक लिखित संविधान इंग्लैंड की संसद से आया, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से आया, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर इंग्लैंड की संसद का नियंत्रण बनाने का प्रयास किया गया। इसमें जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल उस समय सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी, और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले की बंगाल का गवर्नर अलग हुआ करता था, मद्रास का गवर्नर अलग हुआ करता था, और बम्बई का गवर्नर अलग हुआ करता था। इसमें क्या हुआ कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का जो गवर्नर था उसको इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट डेट है, कब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि या गवर्नर जनरल का पद दिया गया। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से एक महत्वपूर्ण स्थापना और की गई। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
जो अपने यहाँ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्टार्टिंग जो सर्वोच्च न्यायालय भारत में बना वो 1773 में बना। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे और इसमें चैम्बर्स, लिम्बेस्टर एवं हाइट को न्यायाधीश पद के लिए नियुक्त किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, कब भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1774 में की गई। किसके माध्यम से की गई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की गई। सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को सेटलमेंट किया गया। इसको संशोधात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। इसमें कुछ खास नहीं, बस जितनी भी इसमें जो कमियां रह गई, एक दो गलतियां हो गई थी ब्रिटिश संसद से, उनको यहाँ पर सेटलमेंट किया गया। इसको संशोधात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। 1783 में एक डांडास का अधिनियम, ये भी क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। और पुनः नवंबर 1783 में फॉक्स का भारतीय विधेयक आया। ये भी विधेयक किस पर आधारित था? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। और 1783 में जो फॉक्स महोदय का भारतीय विधेयक था, ये विधेयक ब्रिटिश संसद में पास नहीं हो पाया। ब्रिटिश संसद में पास ना होने के कारण सरकार अल्पमत में आ गई और भारतीय विषय पर फॉक्स महोदय को अपनी सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। ब्रिटिश के इतिहास में या विश्व इतिहास में किसी दूसरे राष्ट्र के मामले को लेकर किसी दूसरे राष्ट्र की सरकार गिरी हो, ऐसा एकमात्र बार हुआ है जब 1783 में फॉक्स का भारतीय विधेयक पारित नहीं हुआ। अल्पमत में आने के कारण फॉक्स महोदय की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। एक ये है कि इसमें ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का प्रथम दस्तावेज आया। इसमें 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, ये ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का प्रथम दस्तावेज लाया। कहने का मतलब भारत में ब्रिटिश शासन का प्रथम वैधानिक दस्तावेज कि हमारा सरकार स्वामित्व है यहाँ पर, ये इसके माध्यम से आया। और इसका शीर्षक क्या था? भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। शीर्षक पूछा जाएगा तो भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ठीक है, और इसकी जो दूसरी प्रमुख बात थी कि कंपनी को आए हुए बहुत अधिक समय हो गया था, तो कंपनी ने यहाँ व्यापार के साथ साथ राजनीतिक क्रियाकलापों में भी बहुत अधिक संलिप्तता जारी कर रखी थी। तो यहाँ से क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने किया कि कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग और राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग करने का काम किया। प्रथम पक्ष आया जिसको कहा गया कंपनी का निदेशक बोर्ड। कंपनी के निदेशक बोर्ड का कार्य क्या था? कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों के कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलापों की देखरेख में करना। और दूसरा था नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल के माध्यम से ब्रिटेन का सम्राट, नियंत्रक मंडल के माध्यम से जो ब्रिटेन के सम्राट होते थे वो भारत के राजनीतिक क्रियाकलापों पर हस्तक्षेप करते थे। आप कहें राजनीतिक क्रियाकलापों में संलिप्त रहते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के संवैधानिक इतिहास को 1600 लेकर के संक्षिप्त रूप में 1784 तक पढ़ लिया है और इसके आगे का हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।